विवेक जी, फिर आ गए आप एक फिल्म लेके, वैक्सीन लेके। क्या कारण है विवेक जी? कश्मीर फाइल, उसके बाद विवादों वाला नाता आपका छूटता नहीं है। इस फिल्म की मोटिवेशन कैसे मिले? देखिए, जब कोविड आया तो सारे विश्व की बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज ने लिखा, एक आदमी झूठ भी लिखा था कि आधा भारत जो है वो तबाह हो जाएगा, करीब 40-50 करोड़ लोग जो है मर जाएंगे। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे अपने ही देश के लोग, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, कई सारे टॉप मीडिया के लोग, कई इंटेलेक्चुअल लोग और कई सारे राइटर्स और हिस्टोरियंस टाइप के लोग जो थे, जिनकी बातें लोग सुनते हैं, उन्होंने भी यही बोला। और ऐसी कोशिश की जा रही थी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि वो लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा सकें और सत्ता परिवर्तन हो जाए भारत में, शायद इसी बहाने, क्योंकि इलेक्शन में तो लोग जीतते हैं। वो मुझे बुरा लगा। मुझे लगा ऐसी क्राइसिस के वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे जब हमने रिसर्च करना चालू किया तो मुझे ये पता चला कि एक विधिवत तरीके से, जो हमने फिल्म में असली चीज भी दिखाई है, एकदम रियल है, एक टूल किट क्रिएट की गई और जिसमें कई लोगों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर एम्प्लॉय किया गया इंडिया में, जिसमें करोड़ों रुपए बांटे गए, जिसके थ्रू फॉरेन की जो वैक्सीन्स थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं उनको भारत में प्रमोट करके इंडिया की वैक्सीन ना बने, ये पूरा प्रयत्न किया गया। क्योंकि इंडिया की वैक्सीन बनने का मतलब ये है कि भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसके बाद इसको किसी के आगे घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। और भारत घुटने टेकता रहे, इस बात का बहुत प्रयत्न किया गया। भारत को एक तरह से बेचने की कोशिश की गई, भारत के इंटरेस्ट को बेचने की कोशिश गई, और उससे मेरा खून भी खौला और मुझे बहुत दिल में बहुत बुरा भी लगा। और उसी कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये कहानी बताना बहुत आवश्यक है। और कहानी बताते बताते हमको पता चला कि इस देश की महिलाएं कितनी महान हैं, उनके सैक्रिफाइस के आगे वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है, एंड उसी को हमने शोकेस किया फिल्म में। हमने आपके ट्रेलर में भी देखा, इसमें इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये इशारा किसकी तरफ है? वही लोग जो कहते हैं बुरहान वानी के बेचारा बहुत अच्छा था, जो लोग याकूब के लिए रात को दरवाजे खुलवाते हैं कोर्ट के, जो लोग कहते हैं कसाब को तो माफ कर देना चाहिए, वही लोग जो कि टेररिज्म इंडस्ट्री को डिफेंड करते हैं, वही लोग जो नक्सल लोगों को डिफेंड करते हैं, वही लोग जो चाइना जा के भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं, वही लोग जो विदेशों में घूम घूम के भारत की बदनामी करते हैं, इस तरह के लोग जो हर समय भारत के अगेंस्ट, भारतीय होने के बावजूद भारत के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, जो कहते हैं बालाकोट में कुछ हुआ नहीं था, जो कहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन की आशा चलाई जाए, वही लोग इंडिया कांट डू इट का नैरेटिव चला रहे थे और ये फिल्म उन्हीं को एक्सपोज करती है। तो अभी तो साबित हो गया इंडिया कैन। यही तो मजे की बात है। बेचारे, अगर उनका बस चलता तो आज उनके पास भी बहुत ताकत और पावर और सत्ता होती, और नहीं है इसीलिए क्योंकि इंडिया लगातार इंडिया इज डूइंग इट, इंडिया इज डूइंग इट। और जब तक इंडिया इज डूइंग इट, यानी जब तक विराट कोहली सेंचुरी मार रहा है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो और लड़ाई भी यही है कि अगर इन लोगों के आगे हम हार गए तो भारत ने जो इतनी ताकत से हम अभी आगे बढ़े, आज पूरे विश्व में आप मानिए सबसे तेज दौड़ता हुआ अगर कोई घोड़ा है राष्ट्र के नाम पे तो भारत है। इस फिल्म को आप अमेरिका दिखा के लाए, जैसे पहले भी आप फिल्में लेके गए, इसका क्या कारण है? एक महीना आप अमेरिका टूर में थे, आपको रिस्पांस भी अच्छा मिला। क्या वहाँ फिल्म दिखाने के बाद इंडिया में उस फिल्म का रिस्पांस अच्छा मिलता है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा तो इतनी सारी फिल्में फेस्टिवल्स में घूमती रहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर अगर ऑडियंस, हम देखिए, हम फिल्म अलग पर्पज से बनाते हैं। हमारा फिल्म का पर्पज सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं है, हमारा पर्पज है जो हमारी कहानियां हैं वो दुनिया में घूमनी चाहिए, लोगों को भारत के बारे में पता चलना चाहिए। तो आज मैं अमेरिका में जो हम ये करके आए, उसका रीजन ये था कि एक तो हमारी फिल्म की रिलीज हिल गई थी, 15 अगस्त से आगे जाके 28 सितंबर को चली गई थी, तो हमारे पास थोड़ा टाइम भी था, 1-1.5 महीने कुछ करने को भी नहीं था यहाँ पे। और दूसरा ये था कि मैं शोकेस करना चाहता था, सारी दुनिया को पता तो चले कि भारत ने क्या किया है। और कुछ टाइमिंग ऐसा था कि बहुत सारी कंट्रीज के एम्बेसडर्स, कुछ सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, उनकी भी जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो डेट्स कुछ इसी महीने में हमको मिली, क्योंकि एक समर का महीना होता होगा सितंबर में अमेरिका में, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो अमेरिका नहीं, हम थाईलैंड से शुरू करेंगे, कभी श्रीलंका भी जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, जब ऐसा सब्जेक्ट आएगा तो ऐसे ही करेंगे। डॉक्टर बलराम भार्गव की भूमिका में नाना पाटेकर, ये चॉइस कैसे आया, कैसे दिमाग में आया? ये बहुत विचित्र चॉइस है, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई यानी कल्पना के बाहर है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि जब हम लोग बैठे थे, पल्लवी कास्टिंग को लेके बहुत वो करती कि एक्टर के अलावा और कोई होना भी नहीं चाहिए, तो हमने कहा कि इसमें क्रेडिबिलिटी चाहिए, कि ऐसा एक्टर ढूंढा जाए जिसने आज तक कभी कोई भी
रोल में 10% का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो। बड़े से बड़े स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं जिनकी मैं बहुत श्रद्धा करता हूं, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, उनने भी 2-4 फिल्मों में घटिया एक्टिंग कर दी है। तो ये सबके बारे में कहा जा सकता है। करते करते सडनली मुझे ख्याल है एक एक्टर ऐसा है जो 4-5 साल से एक्टिंग नहीं कर रहा कि जब तक अच्छी फिल्म नहीं होगी नहीं करूंगा, और जिसने कभी अपने करियर में एक भी खराब रोल नहीं किया और जो अपना कैरेक्टर करने के लिए जान लगा देता है। तो मुझे लगा ये नाना पाटेकर में ये सब क्वालिटीज है, और इसलिए मैं बहुत डरते डरते गया नाना के पास, बट ही अग्रीड। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।